मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस स्टेट ऑफ बीपीएससी म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों आप जैसा कि जानते हैं कि मित्रों जैसे इस स्टेट का एग्जाम मित्रों चल रहा है, उसके मद्देनजर मित्रों देखते हुए हम लोग जैसे रिवीजन क्लास मित्रों प्रतिदिन लगा रहे हैं ताकि मित्रों एक भी प्रश्न आपका एग्जाम से न छूट पाए। मित्रों प्रतिदिन 100 प्रश्नों का संग्रह लेकर के आते हैं और मित्रों यह क्लास नंबर मित्रों जो है 12 है। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। अतः मित्रों क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों एक चीज और आपको बताएंगे कि यह रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास में मित्रों फर्स्ट टू लास्ट मित्रों आपको पैर हाथ मोड़ मार करके एकदम आराम से एकदम बैठ जाना है और बैठ करके मित्रों बारीकी से फर्स्ट टू लास्ट दिन में कम से कम 2 या 3 बार मित्रों इसको देखना है। 2 या 3 बार मित्रों इसको देखना है और सुनना है ताकि आपको 100% मित्रों याद हो जाए। ठीक है मित्रों, और आज के प्रथम प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। पहला प्रश्न आज का है मित्रों कि कौन सा वाद्य चतुर्विद्या के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो चिपला। कौन सा वाद्य मित्रों चतुर्विद्या वाद्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो चिपला। कर्नाटक संगीत में प्रमुख तालों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 7 बताई गई है। कर्नाटक संगीत में प्रमुख तालों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 7 बताई गई है मित्रों। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिणात्य संगीत पद्धति में तालों की कितनी संख्या निश्चित की गई है? तो मित्रों 175। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। 7 तालों के जाति भेदों से कितने प्रकार बनते हैं? 7 तालों के जाति भेद से कितने प्रकार बनते हैं? तो मित्रों 35 मतलब 35। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि कौन सा ताल दक्षिणात्य संगीत में नहीं है? तो मित्रों 9 ताल। मित्रों बताते चलें कि रिवीजन क्लास से मित्रों आपको एग्जाम में सबसे भरपूर मदद मित्रों करेगा। अतः रिवीजन क्लास को मित्रों आप लगातार ज्वाइन किया कीजिए। अगला प्रश्न आपका रहा है कि ध्रुवा ताल किस जाति में आती है? तो मित्रों चतुस्र में आता है। ध्रुवा ताल किस जाति में आती है? तो चतुस्र में आता है। अगला प्रश्न आपका है कि झप्पा ताल किस जाति में आती है? तो मित्रों मिश्र जाति में आती है। झप्पा ताल किस जाति में आती है? तो मिश्र जाति में। अगला प्रश्न मित्रों कि स्वाति तिरुनाल किस राज्य से संबंधित रहे? तो मित्रों केरला से हैं। स्वाति तिरुनाल किस राज्य से संबंधित रहे? तो मित्रों केरला से। अगला प्रश्न आपका है कि स्वाति तिरुनाल को प्रायः किस नाम से पुकारा जाता है? तो गर्भ श्रीमान। ठीक है, स्वाति तिरुनाल को प्रायः किस नाम से पुकारा जाता है? तो मित्रों बताते चले कि गर्भ श्रीमान से। अगला प्रश्न आपका है कि नवावरण कृति किस संगीतज्ञ द्वारा रची गई? तो मित्रों मुथुस्वामी दीक्षितर द्वारा। नवनार कृति किस संगीतज्ञ द्वारा रची गई? तो मित्रों मुथुस्वामी दीक्षितर द्वारा। अगला प्रश्न आपका है कि स्वाति तिरुनाल की प्रसिद्ध कृति समूह का नाम बताइए? तो मित्रों नवरात्रि कृति। अगला प्रश्न आपका है मित्रों बारीकी से क्लियर किया कीजिए। प्रश्न आपका है मित्रों कि किस रचनाकार ने अपनी रचनाओं में पद नाम, कज नाम, जलज लाभ या मित्रों फिर कमल नाभ नाम का प्रयोग किया? तो मित्रों स्वाति तिरुनाल ने। ठीक है, उस रचनाकार का नाम बताइए जिसने प्राय मुद्रा प्रयोग किया हो। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा स्वाति तिरुनाल। उस रचनाकार का नाम बताइए जिसने प्राय मुद्रा प्रयोग किया हो। तो मित्रों स्वाति तिरुनाल। अगला प्रश्न आपका है कि उस दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ का नाम बताइए जिसने अनेक हिंदुस्तानी गीतों की रचना की है? तो मित्रों स्वाति तिरुनाल। अगला प्रश्न आपका है कि स्वाति तिरुनाल के जीवन की तुलना किससे की जाती है? तो आदि शंकरा से। स्वाति तिरुनाल की जीवनी की तुलना किससे की जाती है? तो मित्रों बताते चलें कि आदि शंकरा से। स्वाति तिरुनाल की प्रसिद्ध राग मल्लिका कौन सी है? तो मित्रों पन यज्ञेंद्र शयन। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि स्वाति तिरुनाल के दरबार का अग्रणी संगीतकार कौन था? स्वाति तिरुनाल के दरबार का अग्रणी संगीतकार कौन था? तो वडी वेलु। ठीक है,
अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि उस संगीतज्ञ का नाम बताइए जिसने स्वाति तिरुनाल की रचनाओं का प्रचार किया। उस संगीतज्ञ का नाम बताइए जिसने स्वाति तिरुनाल की रचनाओं का प्रचार प्रसार किया। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर है चमनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचनाएं संगीत से प्रभावित रही है। उस रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचनाएं संगीत से प्रभावित रही है। तो मित्रों आंसर इसका हो जाएगा स्वाति तिरुनाल। स्वाति तिरुनाल। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, उस महान रचनाकार का नाम बताइए जिसके पुत्र ने रचना करने में अपने समान ही प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो मित्रों रामास्वामी दीक्षितर। रामास्वामी दीक्षितर। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। और मित्रों बताते चले कि सभी प्रश्न आपको मित्रों स्टेट और बीपीएससी के मद्देनजर मित्रों रखते हुए तैयार किया गया है, अतः रिवीजन क्लास को मित्रों आप प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। प्रश्न आपका है कि श्यामा शास्त्री ने किस उपनाम से अपनी रचनाएं की। तो मित्रों श्याम कृष्ण। श्यामा शास्त्री ने किस उपनाम से अपनी रचनाएं की। तो मित्रों श्याम कृष्ण। अगला आपका प्रश्न है राग आनंद भैरवी। राग आनंद भैरवी संगीतज्ञों में से किसको अत्यधिक प्रिय था। तो मित्रों श्याम शास्त्री जी का। अगला प्रश्न आपका है कि त्रिपुट ताल किस जाति का ताल है। तो मित्रों त्रयस का। त्रिपुट ताल किस जाति का ताल है। तो त्रयस का। अगला प्रश्न मित्रों कि अटताल किस ताल जाति से संबंधित है। तो मित्रों खंड जाति से। अटताल किस ताल जाति से संबंधित है। तो मित्रों खंड जाति से। मठ ताल किस ताल जाति से संबंधित है। तो चतुरस्र से। ठीक है, मठ ताल किस ताल जाति से संबंधित है। तो मित्रों इसका आंसर है चतुरस्र से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि त्रिपुट ताल में कितनी मात्राएं होती है। त्रिपुट ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों 7 मात्रा होती है। ध्रुवा ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों बताते चले कि ध्रुवा ताल में 14 मात्रा होती है। अगला प्रश्न मित्रों कि एक ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों एक ताल में आपको 4 मात्रा होती है। मित्रों बताते चले कि यह मित्रों आपका रिवीजन क्लास है जो स्टेट म्यूजिक टीचर मित्रों क्वालिफाई करने के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। और मित्रों यदि बीपीएससी जो मित्रों तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मित्रों भी यह रिवीजन क्लास रामबाण साबित होने वाला है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि 8 ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो 14 मात्रा होती है। 8 ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो 14 मात्रा होती है। मठ ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो 10 मात्रा होती है। मठ ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों 10 मात्राएं होती है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आदि ताल में कितनी मात्राएं होती है। आदि ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों आदि ताल में आपको 8 मात्रा होती है। अ से आदि और अ से 8 याद रखिए। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि संकीर्ण जाति झप्पा ताल कितने अक्षर युक्त होती है। तो मित्रों 12 अक्षर युक्त होती है। कितना 12। संकीर्ण जाति झप्पा ताल कितने अक्षर युक्त होती है। तो 12 12। तिसत्र जाति ध्रुवा ताल कौन सी ताल पद्धति में आती है। तो मित्रों 35 ताल पद्धति में आती है। तिसत्र जाति ध्रुवा ताल कौन सी ताल पद्धति में आती है। तो 35 ताल पद्धति में तो आती है। आदि तालम किस ताल से संबंधित है। तो मित्रों त्रिपुटा तालम से। आदि तालम किस ताल से संबंधित है। तो मित्रों त्रिपुटा तालम। अगला प्रश्न आपका है कि संकीर्ण जाति झप ताल की कुल अक्षर काल संख्या कितनी है। तो मित्रों 12 है। संकीर्ण जाति झप ताल की कुल अक्षर काल संख्या कितनी है। तो 12 है, 12 है। खंड जाति ध्रुवा ताल में कितने अक्षर होते हैं। तो 17 अक्षर होते हैं। खंड जाति ध्रुवा ताल में कितने अक्षर होते हैं। तो 17 अक्षर होते हैं मित्रों। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि खंड जाति झप ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो 8 मात्राएं होती है। खंड जाति झप ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों 8 होती है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे कि दक्षिणात्य ताल पद्धति में द्रुत का चिन्ह किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो मित्रों 0 से।
दक्षिणात्य ताल पद्धति में द्रुत का चिन्ह किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो मित्रों शून्य से दर्शाया जाता है। और दक्षिणात्य ताल पद्धति में लघु का चिन्ह जैसे किस प्रकार दर्शाया जाता है? ऐसे एक लाइन खींच करके मित्रों 1 नहीं होगा, इसे लाइन खींचा जाता है सिर्फ है। दक्षिणात्य ताल पद्धति में लघु का चिन्ह किस प्रकार मित्रों जैसे प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है? तो एक लाइन ऐसे डंडा टाइप पे खींच करके। मंद्र स्वर का प्रयोग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों प का मंद्र स्वर का प्रयोग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो प। गमक के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो प के लिए। ठीक है, गमक के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों उत्तर क्या है? प। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले पेज पर मित्रों बारीकी से क्लियर करेंगे कि कौन सी गमक पौराणिक गमकों की सूची में आती है। तो ओरिकई कौन सी गमक पौराणिक गमकों की सूची में आती है? तो ओरिकई। अगला प्रश्न मित्रों, तो उस रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचनाएं ताम्रपत्र में संभाल कर रखी है। उस रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचनाएं ताम्रपत्र में संभाल कर रखी गई है। तो मित्रों अन्नमाचार्यका। अन्नमाचार्यका। अगला प्रश्न मित्रों कि देवरनामा किस भाषा में रचित होते हैं? देवरनामा किस भाषा में रचित होते हैं? तो मित्रों कन्नड़ भाषा में। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि दक्षिण भारत के विष्णु मंदिरों में अर्यार सेवा द्वारा गाए जाने वाले पारंपरिक गीतों का नाम बताइए। तो मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि दक्षिण भारत के विष्णु मंदिरों में अर्यार सेवा द्वारा गाए जाने वाले पारंपरिक गीतों का नाम बताइए। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा तिरुवाइवे मौजी। तिरुवाइवे मौजी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि अल्लीरिप्पू नृत्यों में किसका आरंभिक चरण है? तो मित्रों भारतनाट्यम। ठीक है, प्रश्न है कि अल्लीरिप्पू नृत्यों में किसका आरंभिक चरण है? तो मित्रों भरतनाट्यम। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि कलाडमम कृष्णन नायर। ठीक है, कलाडमम कृष्णन नायर नृत्य की किस विद्या से संबंधित है? तो मित्रों कथकली से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है कि कुचिपुड़ी नृत्य में किस गीत की आवश्यकता होती है? तो मित्रों कुंभी की होती है। कुचिपुड़ी नृत्य में किस गीत की आवश्यकता होती है? तो मित्रों कुंभी की होती है। अगला प्रश्न आपका है कि भरतनाट्यम नृत्य विद्या में किस भाग का होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भरतनाट्यम नृत्य विद्या में किस भाग का होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो मित्रों पदम का। अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर कीजिएगा कि भामक आलापम किस विद्या का मुख्य अंग है? तो मित्रों कुचिपुड़ी का। भामक आलापम किस विद्या का मुख्य अंग है? तो मित्रों कुचिपुड़ी का है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि वेमपट्टी चिन्ह सत्यम नृत्य की किस विद्या से संबंधित है? तो मित्रों भारतनाट्यम से। अगला प्रश्न आपका है कि कुचिपुड़ी गांव किस संस्थान में है? तो मित्रों आंध्र प्रदेश में। बहुत ही मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुचिपुड़ी गांव किस स्थान में है? तो मित्रों आंध्र प्रदेश में है। मतलब आंध्र प्रदेश से मित्रों एक गांव ही है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। और मित्रों बताते चले कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का मित्रों लोक नृत्य भी है। ठीक है, भरतनाट्यम नृत्य के प्रसिद्ध गुरु का नाम बताइए। तो मित्रों वल्डुवर रमैया पिल्लई। ठीक है, भरतनाट्यम नृत्य के प्रसिद्ध गुरु का नाम बताइए। तो वल्डुवर रमैया पिल्लई। अगला प्रश्न आपका है कि बुर्रा कथा किस प्रदेश की लोक कथा से संबंधित है? तो मित्रों आंध्र प्रदेश से। बुर्रा कथा किस प्रदेश की लोक कथा से संबंधित है? तो मित्रों आंध्र प्रदेश से। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि सिद्धर पाडल नामक संगीत विद्या किस प्रदेश से संबंधित है? तो मित्रों आंध्र प्रदेश से। सिद्धर पाडल नामक संगीत विद्या किस प्रदेश से संबंधित है? तो मित्रों आंध्र प्रदेश से। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि पौराणिक युग में शास्त्रीय नृत्य को तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। पौराणिक युग में शास्त्रीय नृत्य को तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों नाट्यम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि चेन्नई में म्यूजिक अचीव्स डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का केंद्र कहाँ स्थित है? तो मित्रों संप्रदया में। अगला प्रश्न आपका है
कि कर्नाटक सभा बांसुरी के कितने प्रकार बताए गए हैं। कर्नाटक सभा बांसुरी के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो मित्रों कर्नाटक सभा बांसुरी के मित्रों कुल 8 प्रकार बताए गए हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि रविंद्र संगीत का आविर्भाव कहाँ से माना जाता है। तो मित्रों बंगाल से माना जाता है। नहीं, रविंद्र संगीत का आविर्भाव कहाँ से माना जाता है। तो मित्रों बंगाल से। बंगाल में स्थित जैसे उस स्थान का नाम बताइए जो ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों विष्णुपुर। बंगाल में स्थित उस स्थान का नाम बताइए जो ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विष्णुपुर। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि रविंद्र संगीत की प्रस्तुति में कौन सा चरण नहीं होता है। तो मित्रों प्रारंभिक आलाप। ठीक है मित्रों क्लियर कीजिएगा कि रविंद्र संगीत की प्रस्तुति में कौन सा चरण नहीं होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा आरंभिक आलाप। अगला प्रश्न आपका है कि रविंद्र संगीत पर किस ज्ञान विद्या का प्रभाव दिखाई देता है। तो मित्रों ध्रुपद का। ठीक है, रविंद्र संगीत पर किस ज्ञान विद्या का मित्रों प्रभाव दिखाई देता है। तो ध्रुपद का। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि रविंद्र संगीत में अधिकांशतः एक रचना का अवधि कितनी होती है। तो 5 से 7 मीटर। ठीक है, रविंद्र संगीत में अधिकांशतः एक रचना की अवधि कितनी होती है। तो 5 से 7 मिनट होगा। सॉरी मित्रों 5 से 7 मिनट। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि ढाला गान किस प्रकार गाया जाता है। तो मित्रों ताल विहीन आलापचारी। ढाला गान जो मित्रों गाया जाता है ताल विहीन आलापचारी के रूप में मित्रों गाया जाता है। रविंद्र संगीत में ताल संगत के लिए किस विद्या का प्रयोग होता है। तो खोल का। रविंद्र संगीत में ताल संगत के लिए किस विद्या का प्रयोग होता है। तो मित्रों खोल का। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। मित्रों यह रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में मित्रों बारीकी से फर्स्ट इंटू लास्ट मित्रों क्लास को ज्वाइन किया कीजिए। रविंद्र संगीत में प्रयुक्त संगत वाद्य का नाम बताइए। तो इस राज्य। अगला प्रश्न आपका है कि रविंद्र संगीत में कितने रसों का प्रावधान किया गया है। तो मित्रों 9 रसों का। अगला प्रश्न मित्रों कि रविंद्र संगीत में कितने पर्याय भेदों की व्यवस्था की गई है। तो 6। अगला प्रश्न आपका है कि बांग्ला भाषा में भांगा। ठीक है, गान से क्या अभिप्राय है। तो हिंदी गीतों पर आधारित गान। बांग्ला भाषा में भांगा गान से क्या अभिप्राय है। तो हिंदी गीतों पर आधारित गान। अगला प्रश्न मित्रों कि कौन बाउल गान के गायक नहीं है। तो मित्रों रजनीकांत। कौन बाउल गान के गायक नहीं है। तो रजनीकांत। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि बंगाली गान की किस विद्या को ललन फकीर से संबंधित माना जाता है। तो मित्रों बाउल को। अगला प्रश्न आपका है कि कौन बाउल गायक संगीत गायन में प्रसिद्ध रहे हैं। तो मित्रों ललन फकीर। अगला प्रश्न आपका है कि जन गण मन अधिनायकी जय हे किस संगीतज्ञ द्वारा रचा गया है। तो मित्रों रविंद्रनाथ टैगोर साहब द्वारा। किस सन में जन गण मन अधिनायक जय हे गान की निर्मित की गई। मतलब कब जैसे मित्रों इसको लिखा गया। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1911 में। कब लिखा गया। 1911 में। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना वंदे मातरम को किस संगीतज्ञ ने स्वर प्रदान किया। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना को वंदे मातरम को किस संगीतज्ञ ने स्वर प्रदान किया। तो मित्रों RN टैगोर साहब मतलब रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि रविंद्रनाथ द्वारा रचित ब्रह्मा संगीत विषयक गीतों पर किस गायन विद्या का प्रभाव मित्रों दिखाई देता है। तो मित्रों ध्रुपद का। अगला प्रश्न आपका है कि रविंद्र संगीत में कली शब्द से क्या अभिप्राय है। तो मित्रों गीत विभाग से। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि रविंद्र संगीत में किस छंद की तालों का व्यवहार अधिक होता है। तो मित्रों त्रैमात्रिक छंद और जैसे चतुर्मात्रिक छंद का। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि रविंद्र संगीत के गीतों में मुख्यतः किस लय का व्यवहार होता है। तो मित्रों मध्य का। रविंद्र संगीत के गीतों में मुख्यतः किस लय का व्यवहार होता है। तो मित्रों मध्य का। ताल फेरता शब्द से क्या अभिप्राय है। तो मित्रों एक गीत में अधिक तालों का प्रयोग। ताल फेरता शब्द से क्या अभिप्राय है। तो एक गीत में एकाधिक तालों का प्रयोग।
इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि लय फिरता शब्द से क्या अभिप्राय है? तो एक गीत में विभिन्न लय का प्रयोग। ठीक है, लय फिरता शब्द से क्या क्या अभिप्राय है? एक गीत में विभिन्न लय का प्रयोग। अगला प्रश्न आपका है कि सुरांतर शब्द से क्या अभिप्राय है? तो मित्रों एक गीत और भिन्न सुर एवं भिन्न ताल। ठीक है, सुरांतर शब्द से क्या अभिप्राय है? तो एक गीत, भिन्न सुर एवं भिन्न ताल में। अगला प्रश्न मित्रों कि रविंद्रनाथ टैगोर संगीत दर्शन के लिए किस विषय से अत्यधिक प्रभावित रहे? रविंद्रनाथ टैगोर संगीत दर्शन के किस विषय से अत्यधिक प्रभावित रहे? तो मित्रों संगीत और भाव से। अगला प्रश्न आपका है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म तिथि क्या है? तो मित्रों रविंद्रनाथ टैगोर साहब का जो मित्रों जन्म हुआ था 7 मई 1861 ईस्वी में। और मित्रों बहुत जल्दी मित्रों 7 मई क्रॉस किया और 7 मई को मित्रों उनका जन्मदिन मित्रों पूरे भारत में धूमधाम से मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर साहब की जन्मदिन कब है? तो 7 मई 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न मित्रों रागों के समय सिद्धांत विषय पर रविंद्र किस संगीत शास्त्रीय से चर्चा किया करते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी.एन. भारतखंडे साहब, बी.एन. भारतखंडे साहब। अगला प्रश्न आपका है कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम बताइए। तो मित्रों देवेंद्रनाथ टैगोर साहब है। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर साहब। रविंद्रनाथ टैगोर के प्रथम संगीतज्ञ जैसे चार्य कौन थे? मतलब कहने के मतलब मित्रों कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब का संगीत के क्षेत्र में मित्रों प्रथम गुरु कौन थे? तो मित्रों यदु भट्ट है। ठीक है, रविंद्रनाथ के पाश्चात्य संगीत सीखने की प्रेरणा किस विद्वान से प्राप्त हुई थी? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ज्योति रितेंद्रनाथ टैगोर साहब से। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रयुक्त की गई स्वर लिपि कौन सी है? तो मित्रों आकार मित्रिक स्वर लिपि। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रयुक्त की गई स्वर लिपि कौन सी है? तो मित्रों आकार मात्रिक स्वर लिपि। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि गायन के किस घराने से रविंद्रनाथ टैगोर प्रभावित रहे हैं? तो मित्रों विष्णुपुर घराने से। गायन के किस घराने से रविंद्रनाथ टैगोर साहब प्रभावित रहे हैं? तो विष्णुपुर घराने से। अगला प्रश्न मित्रों कि बंगाल संगीतज्ञ में कौन सा संगीतज्ञ रविंद्रनाथ टैगोर के समकालीन रहा है? तो मित्रों विजयेंद्र राय। ठीक है, विजयेंद्र नाथ राय। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि कौन रविंद्रनाथ टैगोर के समकालीन हैं? तो मित्रों काजी नजरुल इस्लाम साहब है। कौन रविंद्रनाथ टैगोर के समकालीन रहे हैं? तो काजी नजरुल इस्लाम साहब। किस रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर की नोबेल पुरस्कार मिली थी? तो मित्रों गीतांजलि के लिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि किस रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहब को मित्रों जैसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मित्रों यह एशिया और भारत के मित्रों प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मित्रों मिला था। तो मित्रों इस अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मित्रों किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1913 में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर साहब को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो 1915 में। रविंद्रनाथ टैगोर साहब को सर की उपाधि अंग्रेजों ने कब दी थी? तो मित्रों 1915 ईस्वी में। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विद्या वाचस्पति की उपाधि किस वर्ष में प्राप्त की? तो मित्रों 1940 ईस्वी में। मित्रों बताते चले कि इस चैनल पर प्रतिदिन मित्रों सुबह 8 बजे 100 प्रश्न और मित्रों रात्रि 8 बजे 100 प्रश्न मित्रों संग्रह हम लोग लाते हैं। और मित्रों आपको 100% मित्रों डीपली डिस्कशन के साथ मित्रों आपको बताते चलते हैं। अतः आप चैनल को मित्रों जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि स्टेट या बीपीएससी मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों आपके लिए यह चैनल अति हेल्पफुल है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1941 ईस्वी में। 1861 में मित्रों जैसे जन्म लिए थे रविंद्रनाथ टैगोर साहब और 1941 ईस्वी में क्या बोल दिए थे? मित्रों धरती को छोड़ दिए थे। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि किस ग्रामोफोन रिकॉर्डर में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि किस ग्रामोफोन रिकॉर्डर में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्पेशली ट्रेंड बाय डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। स्पेशली ट्रेंड बाय डॉक्टर रविंद्रनाथ
टैगोर। अगला प्रश्न आपका है कि वंदे मातरम किस विद्वान द्वारा लिखा गया? तो मित्रों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। वंदे मातरम किस विद्वान द्वारा मित्रों लिखा गया? तो मित्रों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रगान की समय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? अर्थात मित्रों जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको मित्रों कितने समय के अंदर मित्रों गा देना जरूरी रहता है? तो मित्रों 52 सेकेंड मित्रों उसको निर्धारित किया गया है। और वंदे मातरम को मित्रों 65 सेकेंड निर्धारित किया गया है। आपको बताते चले मित्रों कि राष्ट्रगान को संक्षिप्त में गाने के लिए 20 सेकेंड मित्रों निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, और मित्रों यह जैसे आज का अंतिम मित्रों पेज है, राष्ट्रगान की समय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो मित्रों 52 सेकेंड। यदु भट्ट किस शताब्दी से संबंध रखते हैं? तो मित्रों 19वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न आपका है कि गांधी जी को बापूजी नाम किसने दिया था? गांधी जी को बापूजी नाम किसने दिया था? तो मित्रों रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। टप्पा गायक निधु बाबू का पूरा नाम बताइए। टप्पा गायक निधु बाबू का पूरा नाम बताइए। तो मित्रों रामनिधि गुप्ता। ठीक है, टप्पा गायक निधि बाबू का पूरा नाम क्या है? तो रामनिधि गुप्ता। अगला प्रश्न आपका है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो मित्रों राजा राम मोहन राय। मित्रों मिसप्रिंट यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है, राजा राम मोहन राय होगा। ब्रह्मा समाज की स्थापना मित्रों किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। आपको कमेंट्स में देना है मित्रों कि ब्रह्म समाज की मित्रों राजा राम मोहन राय जो स्थापना किए थे, कब किए थे? आपको मित्रों आपको कमेंट्स में इसका आंसर जरूर देना है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मित्रों हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मित्रों भरपूर तैयारी करवाया जाता है। मित्रों बहुत कठिन परिश्रम के बाद मित्रों वीडियो को बनाए जाते हैं। अतः आप लोग वीडियो को देख लेते हैं परंतु मित्रों लाइक और शेयर नहीं करते हैं। मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है इसे मित्रों अपने स्टेटस पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, मतलब जितने भी मित्रों और आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मित्रों इस वीडियो का लिंक आप सभी जगह भेज दीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे के मित्रों बढ़ सके, मित्रों हमें भी सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।